हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ाने वाले हैं जो डीएलएड एंट्रेंस में आपका काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, काफ़ी हेल्पफुल होगी। और ये काफ़ी आपको, जैसे डीएलएड एंट्रेंस आप देंगे तो ये काफ़ी आपको हेल्पफुल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आपका पहला क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर 96, 16 मात्रा वाला छंद कौन सा है? तो ऑप्शन ए है दोहा, बी है चौपाई, सी है घनाक्षरी एंड डी है रोला। तो 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा है? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि छंद किसे कहते हैं। छंद किसे कहते हैं? अक्षरों की संख्या, मात्रा, गणना, गति को क्रमबद्ध तरीके से लिखना छंद कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? छंद कहलाता है। छंद के कितने भेद होते हैं? तो छंद के 3 भेद होते हैं। छंद के मेनली 3 भेद होते हैं। एक होते हैं वार्णिक, वार्णिक छंद, एंड दूसरा होता है मात्रिक छंद, मात्रिक छंद, एंड तीसरा होता है आपका मुक्तक छंद, मुक्तक छंद। ठीक है, ये 3 भेद होते हैं। देखिए, वार्णिक छंद में क्या होता है? वार्णिक छंद में ऐसा छंद जिसमें वर्णों की गणना की जाए। किसकी गणना की जाए? वर्णों की गणना की जाए, तो उसको क्या कहते हैं? वार्णिक छंद। और मात्रिक छंद किसे कहते हैं? जिसकी रचना मात्रा की गणना के आधार पर होती है, उसे क्या कहते हैं? मात्रिक छंद। ठीक है। और मुक्तक छंद किसे कहते हैं? ऐसा छंद जिन छंद में वर्ण और मात्रा की गणना की जाए, वर्ण और मात्रा की गणना ना की जाए, उसे मुक्तक छंद कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी चौपाई जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। छंद तो ये सारे हैं। ठीक है, छंद सारे हैं, मगर ये कितना, ये जो है 16वां छंद है। ठीक है, चौपाई जो है 16वां छंद है। ठीक है, 16 मात्रा वाली छंद है। और दोहा जो है आपका, दोहा क्या हो जाएगा? दोहा जो है वो 24 मात्राओं वाली है। ठीक है, 24 मात्राओं वाली है। और ये जो है 32 मात्राओं वाली है। और रोला जो है, रोला कितने मात्रा वाली है? तो ये 24 मात्रा वाली। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, इनमें से वीर रस के कवि कौन है? तो आपका ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, बी है रामधारी सिंह दिनकर, सी है हरिवंश राय बच्चन, एंड डी है सियाराम शरण गुप्त। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर जो है वीर रस के कवि हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, परमेश्वर में कौन सा समास है? तो ऑप्शन है तत्पुरुष, बी है अवयवी, एंड सी है द्विगु, एंड डी है कर्मधारय। तो समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया सार्थक शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के मेनली 6 भेद होते हैं। ठीक है, समास के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। नंबर 1 है अवयवी भाव, दूसरा है तत्पुरुष, तीसरा है कर्मधारय, एंड चौथा है बहुब्रीहि, एंड पांचवा है द्विगु, एंड छठा है द्विंदु। ठीक है, तो तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तत्पुरुष, जैसा कि आप जानते हैं कि किसको कहते हैं तत्पुरुष समास। देखिए, तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसमें जो है, इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष में क्या होता है? दूसरा पद प्रधान होता है, और यह कारक से जुदा समास होता है। ठीक है, जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल, राजा का पुत्र, क्या है? राजा का पुत्र। इसमें जो है राजा का पुत्र, किसका पुत्र है? राजा का। ठीक है, तो इसमें ये क्या बताया? दूसरा पद जो है प्रधान है, पुत्र जो है ये प्रधान है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? तत्पुरुष समास। और अवयवी भाव समास की किसको कहते हैं? वैसा समास जिसका पहला पद क्या हो? जैसे यथा, यथा ये क्या है? अवयव हो, अवयव, क्या हो? अवयव।
अवयव हो, अवयव आप लोग को पता है, अवयव का अवयव हो, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, अवयवी समास कहते हैं, ठीक है। और द्विंदु समास किसको कहते हैं, द्विंदु समास, द्विंदु समास जो है जिसमें दो अंक, अंक जो है अंक, द्वि द्विगु सॉरी द्विगु है, द्विगु समास किसको कहते हैं, तो जान लेते हैं कि द्विगु समास किसको कहते हैं जी। तो द्विगु समास के बारे में हम लोग जान लेते हैं। द्विगु समास जिसका पूर्व पद, जिसका पूर्व पद क्या हो, पूर्व पद संख्या वाचक होता है, क्या होता है, संख्या वाचक होता है। द्विगु समास में क्या होता है, पूर्व पद संख्या होता है, यानी जैसे चार पाई, क्या चार पाई, इसमें क्या है, चार अंक जो है अंक, इसमें अंक क्या आया है, संख्या आया है, ठीक है। तो इसको पूर्व पद क्या हो, क्या कहा गया है, पूर्व पद संख्यावाचक हो, ठीक है। तो इसमें क्या है, पूर्व पद क्या है, चार है, चार, तो इसमें क्या चार पाई, तो क्या हो जाएगा इसका द्विगु समास। और कर्मधारय समास किसको कहेंगे, कर्मधारय समास जिसमें कर्मधारय समास उसको कहेंगे जिसमें, एक मिनट बता रहा हूं, कर्मधारय समास उसको कहेंगे जो कर्मधारय और बहुब्रीहि समास दोनों में समान रूप से पाए जाते हैं। इन दोनों में अंतर होता है। कर्मधारय समास में एक पद विशेष, कर्मधारय समास में क्या होता है, एक पद विशेष या उपमान होता है और दूसरा पद विशेष या उपमेय होता है। इसमें शब्दार्थ प्रधान होता है। कर्मधारय समास में दूसरा पद प्रधान होता है तथा पहला पद विशेष के विशेषण का अर्थ करता है। जैसे कर्मधारय में जैसे नीलकंठ, नीलकंठ, ठीक है, नीलकंठ, इसमें क्या है, नीला, नीलाकंठ, नीलाकंठ किसको बोला जाता है, शिव, शिव जी को बोला जाता है, ठीक है। तो इसका परमेश्वर का जो राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी देखिए, परम, परम, परम है जो ईश्वर, ठीक है, परम है जो ईश्वर, ठीक है। तो ये क्या है, देख सकते हैं, ये परम जो, परम है जो ईश्वर, तो इसमें क्या आया, आप लोग को बताया क्या, किसका, ईश्वर का जो है ये बताया है, क्या विशेषता बताया है, ठीक है, विशेषण बताया है, तो उसको क्या बोलेंगे, कर्मधारय विशेषण, ये कर्मधारय समास। तो इसका 98 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, आत्मजयी इनमें से किस विधा की पुस्तक है, तो ऑप्शन ए है नाटक, बी है काव्य, सी है उपन्यास एंड डी है एकांकी। आत्मजयी किसकी रचना है, आत्मजयी किसकी रचना है, तो आप लोग को आप लोग क्या बताएंगे, आत्मजयी कुंवर नारायण, आत्मजयी किसकी रचना है, कुंवर नारायण की रचना है, ठीक है, कुंवर नारायण की रचना है। तो कुंवर नारायण जो क्या है, वो काव्य है, ठीक है, काव्य के रचनाकार हैं, ठीक है। तो इसका आत्मजयी जो है क्या है, कौन सी विधा की पुस्तक है, तो काव्य की पुस्तक है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, हर्ष, दुख, घृणा, पीड़ा इत्यादि मनोभाव को व्यक्त करने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, तो आपके ऑप्शन ए में है समुच्चय बोधक, बी में है अवयव, एनसी है निपात एंड डी है विस्मयादि बोधक। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं समुच्चय बोधक किसे कहते हैं। समुच्चय बोधक किसे कहते हैं, दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले संयोजक शब्द को समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे राम ने, जैसे राम ने खाना खाया, खाना खाया और सो गया, सो गया, ठीक है। इसमें क्या है, दो शब्दों या वाक्यों, इसमें ये दो वाक्य हैं, राम ने खाना खाया, ये का वाक्य हो गया,
और दूसरा वाक्य क्या है, सो गया। तो इसमें जो इसको जो मिलाने वाला वर्ड है और जो है ये क्या है, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर की बात करें और अवयव को भी जान लेते हैं। अवयव किसे कहते हैं, देखिए अवयव वह शब्द जो सदैव अपरिवर्तित होता है, जैसे कब, तब, ठीक है, और अभी, ये क्या है, ये अवयव है, ठीक है। यथा, ये क्या है, अवयव है, ये कभी चेंज नहीं होगा, तो क्या बोलेंगे, इसको अवयव बोलेंगे। और तीसरा जो है निपात, निपात किसको कहते हैं, किसी भी बात पर ज्यादा जोर दिया जाए, किसी भी बात पर क्या किया जाए, ज्यादा जोर दिया जाए, तो उसे क्या कहते हैं, निपात कहते हैं, ठीक है, निपात कहते हैं। जैसे तक, तक, मत, हाँ, ये इसके उदाहरण है, ठीक है। अब अगला जो है विस्मयादि बोधक किसे कहते हैं, विस्मयादि बोधक जो है आपका क्या होगा, जिसमें हर्ष, दुख, घृणा, पीड़ा इत्यादि की मनोभावनाओं को व्यक्त किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक कहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101, इनमें से किसे उज्जवल रस या मधुर रस भी कहा जाता है, तो आपके ऑप्शन है ए भक्ति, बी है श्रृंगार, सी है हास्य एंड डी है वात्सल्य। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, उज्जवल रस या मधुर रस भी कहते हैं, तो किसके कहते हैं, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। भक्ति जो है ये मधुर रस है, ठीक है, क्या है, मधुर रस। और श्रृंगार क्या है, श्रृंगार का जो भाव जो है, अस्थाई भाव क्या है, श्रृंगार का अस्थाई भाव क्या है, श्रृंगार का अस्थाई भाव रति है, रति, ठीक है, श्रृंगार का अस्थाई भाव रति है। और हास्य का अस्थाई भाव क्या है, हास्य का, हास्य का हास होता है, हास, हंसना, हंसना, ठीक है, ये आपके हैं, ठीक है। और वात्सल्य को अस्थाई भाव क्या है, सने, सने, ठीक है, क्या है, सने, वात्सल्य का क्या है, सने है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102, इनमें से विधेय विशेषण का उदाहरण कौन सा है, तो आपके ऑप्शन ए मेरा लड़का आलसी है। देखिए विधेय विशेषण किसको कहेंगे, विधेय विशेषण किसको कहेंगे, विधेय विशेषण विशेष और क्रिया के बीच आकर उसकी विशेषता को बताता है। जैसे लड़का का विशेषता क्या बता रहा है, आलसी, ठीक है। और ऑप्शन बी है मेरा घोड़ा काला है, इसमें क्या विशेषता है, घोड़ा का क्या विशेषता बता रहा है, काला। और ऑप्शन सी वैराग्यों का यह संसार मिथ्या प्रतीत होता है, किसका संसार, वैराग्यों का संसार जो है मिथ्या प्रतीत होता है। तो प्रतीत क्या है, ये आपका विशेषण है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103, इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है, यानी प्लूरल है, प्लूरल है, तो कौन सा है, तो आपके ऑप्शन है लड़का, बी है प्राण, सी है माता एंड डी है किताब। तो अगर लड़का का प्लूरल अगर बनाया जाए तो ये क्या होगा, लड़का एक ही है, यहाँ सिंगल है, तो लड़के हो जाएगा, लड़के। और प्राण का, प्राण तो प्राण क्या है, ये प्लूरल है, ठीक है, प्राण। और माता से क्या होगा, माताएं होगा, माताएं, ठीक है। और किताब से किताबें, किताबें, ठीक है, किताब से क्या होगा, किताबें। तो इसकी राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, यानी कौन सा शब्द बहुवचन है, प्लूरल है इंग्लिश में, तो प्राण जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, बांसुरी बज रही थी, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है, इसमें आपको क्या बताना है, काल बताना है। तो कौन सा काल है, तो ऑप्शन ए पूर्ण वर्तमान एंड बी है सामान्य भूत एंड सी है अपूर्ण भूत एंड डी है अपूर्ण वर्तमान।
तो पूर्ण में क्या होता है, कोई भी काम मतलब एक्चुअल एक्चुअल होता है, एक्चुअल मतलब पूरा हो जाता है, ठीक है। सामान्य भूत में क्या होता है, सामान्य सिंपल, मैंने खाना खाया था, बस सिंपल, ठीक है। मैंने खाना खाया था, इसका ऑप्शन ये एग्जाम्पल ये है। अपूर्ण भूत, अपूर्ण भूत वह होता है जिसमें मैंने मैंने कल मैं क्या कर रहा था, मैं खाना खा रहा था, मैं खाना खा रहा था। तो ये क्या हो जाएगा, ये अपूर्ण भूत। और अपूर्ण वर्तमान किसे कहते हैं, मैं खाना खा रहा, मैं खाना खा रहा हूं। तो क्या हो जाएगा ये, अपूर्ण अपूर्ण वर्तमान हो जाएगा, मैं खाना खा रहा हूं, ये अपूर्ण वर्तमान हो जाएगा। तो इसकी राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, यानी अपूर्ण भूत जो है, जिसमें देखिए भूतकाल में क्या होता है, थी था, ऐसे जो है ये भूतकाल होता है, ठीक है। तो ये काम जो है ये क्या हो रहा है, अपूर्ण है, मतलब पूरा नहीं हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, अपूर्ण भूतकाल, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, अलंकार के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो आपके ऑप्शन है, तात्पर्य मात्र के भेद से शब्द और अर्थ दोनों की पुनरावृत्ति को लाटानुप्रास कहती है, ये भी सही है। ऑप्शन बी, श्लिष्ट पदों में अनेक अर्थों का कथन श्लेष अलंकार है, ये भी सही है। भिन्नार्थ अर्थात निरर्थक स्वर व्यंजन समुदाय की आवृत्ति को यमक कहते हैं, यह भी सही है। एंड ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो राइट आंसर ऑप्शन डी आपका हो जाएगा, ठीक है। अलंकार आप लोग को मैंने पढ़ाया था जी। चलिए अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106, देखो बाहर कोई आया है, कौन सा वर्ग सर्वनाम है। तो ऑप्शन ए है निश्चयवाचक, एंड बी है निजवाचक, सी है संबंधवाचक, एंड डी है अनिश्चयवाचक। तो देखो बाहर कोई आया है, तो इसमें मतलब ये कंफर्म नहीं हुआ है कि कोई आया है, मतलब उसका नाम नहीं पता, अननोन पर्सन है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, निश्चयवाचक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर, निश्चयवाचक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, निश्चयवाचक। मतलब इसको इसका पता ही नहीं चला कि कौन बंदा है, अननोन पर्सन है, तो अननोन पर्सन ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगर वहीं पे अगर बोला जाता राम बाहर आया है, राम बाहर में आया है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाता कि हाँ ये निश्चित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107, इनमें से कौन सा छंद वर्णिक है। तो देखिए ऑप्शन ए है सोरठा, बी है सवैया, एंड सी है बरवे, एंड डी है छप। तो देखिए छंद किसे कहते हैं, छंद आप लोग को छंद आप लोग को बताना है किसे कहते हैं। छंद अक्षरों की संख्या, मात्रा, गणना, गति को क्रमबद्ध तरीके से लिखना, उसे क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। अभी आप लोग को मैंने पढ़ाया, ठीक है। जैसे चौपाई, दोहा, रोला, धनाक्षरी, ये क्या है, छंद है। तो इसमें आप लोगों को क्या बताया गया है, वर्णिक छंद के बारे में बताया गया है, जिसमें क्या हो, वर्ण की गणना की जाए, ठीक है। तो सोरठा, सोरठा क्या है, सोरठा क्या है, सोरठा जो है ये मात्रिक छंद है। सोरठा क्या है, मात्रिक छंद है। कितने मात्राओं वाली है, तो ये है 24 मात्राओं वाली, 24 मात्राओं वाली छंद है, ठीक है। अगला जो है सवैया, सवैया क्या है, ये है आपका वर्णिक छंद, क्या है, वर्णिक छंद है। तो इसका कितना ये होगा, देखिए वर्णिक छंद कितना होता है जी। तो वर्णिक छंद इसमें क्या होगा, सवैया जी, ये वर्णिक है, वर्णिक, ठीक है, वर्णिक छंद है जी। और अगला जो है बरवे, बरवे क्या है, बरवे ये भी मात्रिक छंद है, जो जिसमें 19 मात्रा है, क्या है, 19 मात्रा। और छप क्या है, छप जो है ये छंद और रोला, छंद और रोला और उल्लाला के सहयोग से
मिलता है, जो रोला और ये उल्लाला से मिलकर बनता हो उसे क्या बोल, सहयोग से बन मिलता हो उसे क्या बोलते हैं, छप्प बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये बी, यानी सवैया जो है ये कौन सा छंद है, ये वर्णिक छंद है। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो आपके ऑप्शन है पंख, बी है पत्थर, सी है पंछी, एंड डी है प्रकट। तो इसका राइट आंसर की जो बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी प्रकट जो है ये क्या है, तत्सम है। और बाकी ये क्या है, तद्भव है। अगर इसका तत्सम बनाया जाए तो क्या होगा, इसका तत्सम तद्भव बनाया जाए तो क्या होगा, तद्भव अगर बनाया जाए तो इसमें पक्ष होगा, पक्ष। अ, पंख का क्या होगा, पक्ष होगा। और पक्षी का, पत्थर का क्या होगा, परत्सर, परत्सर होगा, ठीक है। अगर इसका तत्सम बनाया जाए तो क्या होगा, पत्थर होगा। और पक्षी का क्या होगा, पक्षी का क्या होगा, पंछी का क्या होगा, पंछी का आपका तद्भव क्या होगा, ये तत्सम क्या होगा, पक्षी होगा, ठीक है, पक्षी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109, रोहित द्वारा शतक लगाया गया इस वाक्य का कर्म कर्तृवाच्य में रूपांतरित करना है, ठीक है, रूपांतरित वाक्य होगा तो कौन सा वाक्य होगा? तो आपके ऑप्शन है, ए रोहित शतक लगाएगा, बी है रोहित ने शतक लगाया, एंड सी है रोहित ने शतक मारा, एंड डी है रोहित का शतक बना। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो ऑप्शन ए श्याम सोता है, बी है ये चीजें तुम्हारा जी ललचाती है, सी है वह अपना सिर खुजलाता है, डी है मैं पुस्तक पढ़ता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 110 का राइट आंसर की बात करें तो क्या होगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। श्याम सोता है ये अपने में है, अकर्मक ये अपने में ही है, ठीक है। श्याम सोता है, श्याम ही सो रहा है, मतलब खुद वो सो रहा है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111, जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो लेकिन अन्वय करने पर अर्थ में अंतर हो तो वहां कौन सा अलंकार होता है? तो आपके ऑप्शन ए छेकानुप्रास अलंकार, बी है लाटानुप्रास अलंकार, सी है श्रुत्यानुप्रास अलंकार, एंड डी है वृत्यानुप्रास अलंकार। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 111 का राइट आंसर क्या होगा? इसमें परिभाषा दिया गया है, जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो परंतु अन्वय करने पर उसको उसका क्या अर्थ अंतर हो जाता है, तो उसे कौन सा अलंकार कहा जाता है? तो क्या कौन सा अलंकार होगा जी? चलिए देखिए, छेकानुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जिस अलंकार में एक ही वर्ण की दो बार आवृत्ति होती है, एक अंक की दो बार आवृत्ति होती है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? छेकानुप्रास अलंकार। और लाटानुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जिसमें जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्दों या वाक्यों की आवृत्ति हो, ठीक है, तो उसको लाटानुप्रास अलंकार कहते हैं। और श्रुत्यानुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जहां पर कानों को मधुर लगने वाले वर्णों की आवृत्ति हो उसे क्या बोलते हैं? श्रुत्यानुप्रास अलंकार, ठीक है। क्या बोलेंगे? श्रुत्यानुप्रास अलंकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112, आज मुझे बहुत काम है इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है? तो ऑप्शन ए है परिणामवाचक, बी है संख्यावाचक, एंड सी है गुणवाचक विशेषण, एंड डी है सार्वनामिक विशेषण। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 112 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा विशेषण है? तो परिणामवाचक, ठीक है, परिणामवाचक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, संख्यावाचक में क्या होता है? जिसमें संख्या का बोध हो, संख्या की विशेषता बताए, जैसे 4,
चार, इसमें क्या है, संख्या है चार, ठीक है। और गुण में क्या होता है, गुणवाचक। जैसे ये मेधावी छात्र है, मेधा क्या है, एक गुण है, ठीक है। सार्वनामिक, सार्वनामिक क्या है, सार्वनामिक जिसमें, जैसे ये इसका एग्जाम्पल है, ये दुकान अच्छी है, किसका, जैसे कोई भी ये सामान हो या मतलब कोई भी दुकान वगैरह हो, उसकी क्या क्या बताया जाए, विशेषता बताई जाए तो क्या बोलते हैं, सार्वनामिक विशेषता। तो जैसे ये ये दुकान अच्छी है, यह दुकान अच्छी है, किसकी विशेषता बता रही है, तो दुकान की, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113, यह पुस्तक मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो ऑप्शन ए है संबंध कारक, बी है अधिकरण कारक, एन सी है अपादान कारक, एंड डी है संप्रदान कारक। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, यह मेरी पुस्तक है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, संबंध कारक। पुस्तक का संबंध किससे है, मेरी से संबंध है, यानी खुद से संबंध है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114, सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद कौन सा है, तो ये क्या है, संधि है। संधि किसको कहते हैं, जो दो वर्ड को, दो शब्दों को, शब्दों के मेल से जो बनता है उसको क्या बोलेंगे, संधि। और उसी संधि विच्छेद किसको बोलेंगे, जो शब्द, जिस शब्द को टुकड़ा किया जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, संधि विच्छेद, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या, सर्वजोर, सर्वजोर ऊपरी, ठीक है, सर्वजोर ऊपरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोग जो है जरूर याद रखेंगे, ये काफी पूछा जाता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर प्रत्यय के बारे में पूछा गया है। इसमें गाड़ी वाला जो है, गाड़ी वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो ऑप्शन ए है डी वाला, एंड बी है गाड़ी, एंड सी है वाला, एंड डी है ला। तो इसमें जो है प्रत्यय जो होगा क्या होगा, ऑप्शन डी, यानी ला जो है, गाड़ी वाला में ला जो है ये क्या है, प्रत्यय है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116, जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष यानी तीसरे अर्थ का बोध होता है, तो वह किस प्रकार का समास कहलाया जाता है। तो समास के बारे में अभी आप लोगों को मैंने पढ़ाया, ठीक है। कौन सा समास होगा, चलिए काफी आसान सा क्वेश्चन है जी। तो किसमें बनेगा, जैसे त्रिभुज, जैसे क्या होगा जी, अभी आप लोग को मैंने पढ़ाया है, जैसे नीलकंठ, नीलकंठ, नीला, नीला जिसका कंठ हो उसको क्या कहते हैं, कंठ हो उससे क्या कहते हैं, नीलकंठ, नीलकंठ। तो किसको कहा जाता है, इस तीसरा, तीसरा वर्ड क्या बना, तीसरा वर्ड किसको बोध किया जाता है, तो ये शिव जी को बोध किया जाता है, शिव जी। इसका तीसरा मीनिंग क्या निकलता है, शिव जी, शिव जी को। तो क्या होगा इसका राइट आंसर जी, इसका राइट आंसर बहुब्रीहि होगा, ठीक है, बहुब्रीहि। बहुब्रीहि में क्या होता है, जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष यानी तीसरा जो अर्थ निकलेगा, तो तीसरा अर्थ का बोध होता है, तीसरा अर्थ का बोध होता है। जैसे आप लोग नीलकंठ, लंबोदर, ये क्या है, ये सब जो है बहुब्रीहि समास है, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117, इनमें से कौन सा शब्द कनक शब्द का अर्थ नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए है धतूरा, बी है सोना, सी है खजूर, एंड डी है केश, ठीक है। धतूरा जो है ये भी कनक का पर्यायवाची शब्द है, और सोना भी है, कनक शब्द का अर्थ खजूर भी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी केश जो है कनक शब्द का अर्थ नहीं है। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118 है, खग जाने खग की भाषा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो ऑप्शन ए वाचाल खग, बी है सब अपने अपने संपर्क के लोगों का हाल समझते हैं, एंड बी है
बोलने में सक्षम खग, एंड डी है बड़ा भाषाविद। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। खग जाने खग की भाषा, सब अपने अपने संपर्क के लोगों का हाल समझते हैं, इसका सही मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119 आपके स्क्रीन पे आ चुकी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां प्रदर्शित वस्तुओं को छूना मना है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो इसमें क्या संकेत किया गया है? वस्तुओं को छूना मना है, इसमें क्या किया गया है, क्या कहा गया है? इस जैसे मान लिया किसी पार्क में आप लोग जाते हैं तो वहां क्या बोलता है कि इस पार्क में जाना निषेध है, क्या बोला जाता है? निषेध है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो आपका क्या होगा? तो ऑप्शन ए है संकेतवाचक, क्या है? संकेतवाचक। बी है निषेधवाचक, एंड सी है विधानवाचक, एंड डी है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में क्या होता है? इसमें क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, क्या, क्या, क्यों, ऐसे जो है होता है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। निषेधवाचक जो है राइट आंसर हो जाएगा। निषेधवाचक वाक्य राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120, अनुच्छेद पढ़कर दिए गए सवालों के सही जवाब चुनिए। तो क्या कहा गया है? जिंदगी के असली मजे उनके लिए नहीं है जो फूलों की छांव के नीचे खेलते और सोते हैं, बल्कि फूलों की छांव के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वह भी उन्हीं के लिए है जो दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं, जिनका कंठ सूखा यानी गला सूख सूख गया, होठ भी फटे हुए और सारा बदन पसीने से तरबतर हो। पानी में जो अमृत वाला तत्व है उसे वह जानता है, तो धूप में खूब सूख चुका है वह नहीं जो रेगिस्तान में कभी पड़ा ही नहीं है और उपरोक्त पढ़ा नहीं है। तो इस वाक्य को पढ़ करके आप लोग को इसका आंसर बताना है। तो क्या बोला गया है? उपरोक्त गद्यांश के अनुसार जिंदगी के असली मजे किन के लिए है? जो शहर में रहते हैं उसके लिए है, या फिर जो पैसे वाले हैं उनके लिए है, या फिर जो आराम से रहते हैं उसके लिए है, और जो परिश्रम करते हैं उसके लिए है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो राइट आंसर ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। जो परिश्रम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, मेहनत करके पैसा कमाते हैं, ठीक है, धूप में रहते हैं, और जी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। तो यही तक था, इतना ही क्वेश्चन जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए। और इस सारे क्वेश्चन को आप लोग एक नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो डीएलएड एंट्रेंस के लिए आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो? आप लोग इस कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे कैसा लगा, आप अच्छा लगा या बुरा लगा, जो भी आप लोग को है कमेंट जरूर करेंगे। वीडियो को लाइक करेंगे, जो नए हैं सब्सक्राइब करेंगे, और एसएस एकेडमी जिसने भी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है वो प्ले स्टोर में जा करके इंस्टॉल कर लेंगे, ताकि नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिले, ताकि आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा उससे पहले आप लोग इस चैनल के थ्रू, एप्लीकेशन के थ्रू आप लोग को पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।